पेज नंबर 446। तो एक है SCHWARTZ Schwarz inequality। ये दिया है मुझे एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 19 में इन्होंने बोला फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर we always have magnitude of a vector into b vector is less than equal to magnitude of a vector अलग और magnitude of b vector अलग। ये चीज हमें प्रूव करनी है। इस चीज को कैसे प्रूव करेंगे जरा देखिएगा। इसमें ऐसा होता है कि अगर इन यहाँ पे लिखें और एनी टू वेक्टर्स एग्जांपल नंबर 19 और एनी टू वेक्टर्स a vector and b vector for any two vectors a vector and b vector magnitude of a vector dot b vector का जो magnitude है it is less than equal to magnitude of a vector multiplied by magnitude of b vector। ठीक है, ये चीज मुझे प्रूव करनी है। अब ये देखिएगा इसमें हम ऐसा कहेंगे कि प्रूफ इसका कि इसमें ना ऐसा करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमको ये दे रखा है कि कोई भी हमारे पास वेक्टर है दो, एक है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर। अगर मान लीजिए मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं तो क्या होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर is equal to AB cos theta। By the definition of dot product, A vector dot B vector is equal to AB cos theta। ये हो गया। उसके बाद अगर मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लूं तो क्या होगा। आप ये जानते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने कहा कि मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब मैं निकाल रहा हूं तो ये ए का मैग्नीट्यूड आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये कांस्टेंट है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये भी एक कांस्टेंट है। cos थीटा क्या होता है, ये एक रेशो होता है, तो ये तो ऑब्वियसली एक कांस्टेंट है ही। तो आप क्या कहेंगे, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग मैग्नीट्यूड कह दो या मॉडुलस कह दो एक ही बात है, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ साइड्स। आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड is equal to AB cos थीटा का मॉड, AB cos थीटा का मॉड। ये हो गया। अब नेक्स्ट इसमें क्या देखेंगे हम कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर का मॉड is equal to AB cos थीटा। अगर मान लीजिए A और B क्या हो गया, वेक्टर के मैग्नीट्यूड हो गए which cannot be नेगेटिव। हो सकता है हमारा cos थीटा नेगेटिव हो जाए। भाई cos थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से +1 के बीच में लाई करती है। हो सकता है हमारा cos थीटा नेगेटिव हो जाए बट वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, तो मुझे cos थीटा की भी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही लेनी होगी। ठीक है, तो अगर इन तीनों स्केलर्स का मैग्नीट्यूड हो रहा है तो मैं इसको अलग-अलग लिख सकता हूं। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखो या बी लिखो और ये cos थीटा का मैग्नीट्यूड लिखो।
और ये इसका तो मतलब ये है ही मैग्नीट्यूड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये जो बी लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये cos थीटा का मैग्नीट्यूड। क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं a इंटू बी, इसका अगर मैं मॉड करता हूँ ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड a इंटू मॉड बी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है। आप ये देखिए कि अगर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -3 है, तो आप 2 इंटू -3 का अगर मॉड करेंगे तो वो हो जाएगा बेटा -6 का मॉड, विच इज इक्वल टू 6। अगर आप इनको अलग अलग भी कर लें, मतलब अगर ऐसे करें कि 2 का मॉड अलग ले लो और -3 का मॉड अलग ले लो, तो भी 2 इंटू 3 तो भी ये 6 आएगा। दोनों ही केसेस में हमारा रिजल्ट सेम होगा। तो अगर ये टोटल कोई स्केलर टर्म है और स्केलर टर्म का अगर मान लीजिए मैं मॉड ले रहा हूँ, तो मैं उनको स्प्लिट कर करके भी मॉड उनका लिख सकता हूँ। अब देखो यहां से मैं इसको इसके नीचे ले आऊंगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ cos थीटा। अब मैं ये जानता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ cos थीटा का मतलब क्या है कि cos थीटा की सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो मैं ये जानता हूं कि cos का रेंज कितना होता है। हमको मालूम है कि cos थीटा का रेंज होता है -1 से बड़ा और +1 से छोटा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ cos थीटा। मतलब मैं मैग्नीट्यूड ऑफ cos थीटा की बात कर रहा हूं, तो इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1। मैग्नीट्यूड ऑफ cos थीटा हमेशा 1 से छोटा छोटा ही होगा, ठीक। तो अब हम ये करेंगे इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, और मैग्नीट्यूड ऑफ cos थीटा किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो यहां लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। cos थीटा मॉड cos थीटा किसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल है, तो मॉड cos थीटा की जगह मैंने ये लिख दिया, ठीक। एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 1। यहां लिख देना बेटा फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन से मैंने मॉड cos थीटा की वैल्यू ये लिख दी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, magnitude of a vector dot b vector is less than equal to magnitude of a vector into magnitude of b vector। ये प्रूव हो गया। इसको कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बोल सकते हैं या सिंपली श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बताइए बेटा सबको क्लियर है। यस सर। सर ये बता दीजिए फिर से प्लीज कि cos थीटा मॉड cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 कैसे आ रहा है। ये कैसे आ गया, जो रेंज होती है साइन थीटा की भी और cos थीटा की भी, साइन थीटा और cos थीटा दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इनकी रेंज भी सेम होती है। cos थीटा जो है वो भी -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो अगर मैं मॉड cos थीटा की बात कर रहा हूँ, तो मॉड cos थीटा का आउटपुट क्या होगा, किसी भी मॉडुलस का रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव टर्म। तो इसका मतलब cos की पॉजिटिव वैल्यू किससे छोटी छोटी होगी, cos की पॉजिटिव वैल्यू 1 से छोटी छोटी ही होगी। समझ गए, यस सर। तो पॉजिटिव वैल्यू 1 से छोटी छोटी ही होगी, तो इसलिए मैंने cos थीटा को लेस देन इक्वल टू 1 लिख दिया। बताइए समझ गए। ओके यस सर। ठीक है जी, आकाश क्लियर है, हाँ सर। क्लियर है। चलिए जी ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखूंगा मैं इसमें ये एग्जांपल नंबर 19 है। एग्जांपल नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक में। अगेन एग्जांपल नंबर 20 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 20 करा रहा हूँ नेक्स्ट। ये वाला मिटा दूं अगर सबने नोट कर लिया है तो। यस सर। सबने नोट कर लिया, मैं मिटा रहा हूँ। एक मिनट, मैं थोड़ा लेट आया था, 1 मिनट। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर मैं ठीक है कर लो कर लो। सर ये दोनों एग्जांपल सर एज इट इज आते हैं या फिर क्वेश्चन ऐसे आता है यूजिंग शॉर्ट्स इक्वालिटी बिल्कुल एग्जैक्टली यही आ जाएगा, बिल्कुल यही एग्जांपल 19 और आया हुआ है, कई बार आया हुआ है एग्जाम में। ओके सर। हाँ काजल क्लियर है ये। यस सर। ठीक है
सर डन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या है, इसको बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर for any two vectors a vector and b vector, we always have magnitude of a vector plus b vector, magnitude of a vector plus b vector is less than equal to magnitude of a vector plus magnitude of b vector, magnitude of a vector plus magnitude of b vector। और इसको क्या कहते हैं हम, ये हमारा होता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी लॉ। अब देखिएगा मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, हम एक काम करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर करूंगा मैं। तो देखो कैसे करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हम जानते हैं अगर किसी वेक्टर का उसी सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए तो उसको हम ये बोलते हैं कि वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे होता है कि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर ये है तो ये कैसे आएगा, ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करके ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये रूल होता है कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे आता है, उस वेक्टर को खुद के साथ ही उसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए तो ये इस तरीके से आता है। अब क्या करेंगे, जब डॉट प्रोडक्ट करा तो अब आप इसको एक्सपेंड करो, देखो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। वेक्टर का वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया कि ये ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। यहाँ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको आप लिख दीजिए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को पलट कर लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। यहां तक तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूं, यहाँ ये होता है कि जो भी जो भी हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है ना, जो भी डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जो भी आता है वो हमेशा हम ये देखते हैं कि वो हमेशा मैग्नीट्यूड से छोटा आता है। देखो कैसे, मैं यहाँ पर
ये जो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये जो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड के लिए हम मॉडुलस लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं किसी भी नंबर की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं -3, मैंने कहा -3, और अगर इसका मॉडुलस लिया जाए तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ -3। इन दोनों में रिलेशन क्या है? मैं ये कहूंगा -3 इज लेस देन मॉड ऑफ -3, क्योंकि मॉड ऑफ -3 क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ -3 हो जाएगा बेटा +3। तो कोई भी नेगेटिव नंबर है वो अपने मॉडुलस से छोटा ही होता है, पहली चीज। फिर हम ये कहेंगे कि ये तो मैंने एक चीज ले ली, अब मैं एक दूसरी चीज लेता हूँ, चलो जी +3 की बात करते हैं, +3 और मॉडुलस ऑफ +3, ठीक है। मॉडुलस ऑफ +3 भी 3 के ही बराबर आएगा, यानी कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है कि 3 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3, ठीक। अब एक चीज देखेंगे हम कि जब या तो जो नंबर है वो नेगेटिव होगा या नंबर पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। अगर जीरो की बात करते हैं तो क्या होगा? जीरो और जीरो का मॉड, जीरो का मॉड भी जीरो के बराबर, यानी कि जीरो इज इक्वल टू जीरो का मॉड। तो ये तीन केसेस आ रहे हैं मेरे पास, मॉडुलस के तीन केसेस आ रहे हैं, और इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर ओरिजिनल नंबर था -3, तो ओरिजिनल नंबर जो है वो अपने मॉड से छोटा है। नेगेटिव नंबर की अगर बात करूँ, पॉजिटिव नंबर की बात करूँ तो पॉजिटिव नंबर अपने मॉड के रिजल्ट के बराबर है। जीरो की बात करूँ तो जीरो अपने मॉड के रिजल्ट के बराबर है। तो अगर मैं एक जनरलाइज एक्सप्रेशन दूं तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पर लिया -3, यहाँ लिया +3, यहाँ पर लिया जीरो, वो कभी भी अपने मॉड से बड़ा नहीं होता। नंबर कभी भी अपने मॉड से बड़ा नहीं होता, हमेशा छोटा ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि x is always less than equal to mod x। ये समझ में आया कि नहीं? जो नंबर है वो या तो अपने मॉड से छोटा होगा, और अगर वो पॉजिटिव है तो वो अपने मॉड के बराबर होगा। बताइए ये समझ में आ गया कि नहीं सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये मैंने एग्जांपल लेकर बताया है, इतना आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा ये लिखेंगे कि x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। x जो है वो हमेशा मॉडुलस ऑफ x से छोटा ही होगा, ठीक। तो हम ये कहेंगे, यहां तक मैंने कर दिया, ठीक। अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, ठीक है। और ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1। हम ये कहेंगे कि since x is always less than equal to mod x is always less than equal to mod x, तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो राइट हैंड साइड है ना इसकी, ये लिखो जरा, राइट हैंड साइड हो गई मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। और ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर यहाँ लिखेंगे मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है, इस पूरे के पूरे टर्म को मैं दोबारा लिखता हूँ इस तरह, ये हो गया। अभी पहले देख लो आप मैं कर क्या रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। अगर मैं इस तरह से लिख देता हूँ तो देखिए मैं बीच में इक्वालिटी साइन लगा सकता हूँ, मैं बीच में इक्वालिटी साइन लगा सकता हूँ, क्योंकि जो मैंने यहाँ लिखा है एग्जैक्टली वही टर्म मैंने यहाँ पर लिख दी। लेकिन अगर मैं एक मामूली सा चेंज करूँ उसमें, वो चेंज क्या है वो देखिएगा। अगर मैं एक मामूली सा चेंज करूँ कि मैं यहाँ पर मॉडुलस लगा दूँ, मैं यहाँ पर मॉडुलस लगा दूँ, तो क्या होगा? तो आप ये देखिएगा, हम ये कहेंगे कि भाई ये जो हमारे पास आया ना, मैंने यहाँ मॉडुलस लगा दिया, तो या तो इसको इस तरह से समझो, या
ऐसे लंबा पड़ेगा। सुनो एक काम करते हैं, इसको ऐसे छोड़ो, इक्वेशन नंबर 1 तक तो आपने समझ लिया, उसके बाद एक बहुत आसान तरीका जो आप अब तक करते आए हो वो देखो। मैंने यहाँ पर ये कहा कि x इज लेस देन इक्वल टू मॉड x, ठीक है। तो मैं ना एक काम करूंगा यहाँ, मैं यहाँ लिखूंगा इट इम्प्लाइज दैट a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर is less than equal to मॉडुलस ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ये बता दीजिए ये समझ में आया कि नहीं आया? भाई बस x की जगह मैंने a वेक्टर डॉट b वेक्टर रखा है, क्यों? Yes. क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, डॉट प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू ही आती है, स्केलर आता है। तो जब x मॉड x से छोटा और इक्वल है उसके, तो इसका मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर लेस देन इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ये समझ में आ गया? ये समझ Yes, में sir. आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या करिए, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। कुछ बच्चे शायद समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ। 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ये हो गया। ये करने के बाद फिर एक काम और करो, ऐड मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ ऐड कर दो आप, दोनों तरफ आप ऐड कर दीजिए इसको। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ भी ऐड करिए इस टर्म को, और राइट हैंड साइड पर भी ऐड करो। इन इक्वेशन में भी मैं दोनों तरफ सेम टर्म्स ऐड, सेम टर्म्स मल्टीप्लाई, सेम टर्म्स डिवाइड कर सकता हूं। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, इधर क्या था, ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो इसमें भी मॉडुलस ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर, ये आपने ऐड करा, एक मिनट, और प्लस का ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये है ही, ये हो गया। और आपने ये और ऐड कर दिया b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, ये आपने ऐड कर दिया। तो यहां से क्या समझ में आता है कि ये वाला जो पूरा टर्म है, ये वाला टर्म इस पूरे टर्म से छोटा है, ठीक है। हम ये कहेंगे यूज दिस इनइक्वालिटी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में यूज करिए। इक्वेशन 1 में ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म आपको दिखाई दे रहा है कि a वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर। ये पूरा का पूरा टर्म ये इससे छोटा है, तो आप इस चीज को यहां पर मेंशन कर दीजिए। कैसे? a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, a वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। और ये पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म इस पूरे के पूरे टर्म से छोटा है, तो क्या लिख सकते हैं, इज लेस देन इक्वल टू a वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं बताओ भाई? ये तो पूरा था ही इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 की जो ये राइट हैंड साइड है ये इससे छोटी है, तो इट इज लेस देन इक्वल टू दिस। ये समझ में आ गया? Yes, sir. बताइए कृतिका, समझ गए? हाँ सर। मुस्कान बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, सर मेरे को एक बार दोबारा बता दीजिए। दोबारा बता रहा हूँ। आप ये देखो, हम ये जानते हैं कि कोई भी नंबर अपने मॉड से या तो छोटा होता है या उसके इक्वल होता है, तो x इज लेस देन इक्वल टू मॉड x। फिर मैंने क्या करा, x की जगह ले लिया a वेक्टर डॉट b वेक्टर। क्यों लिया? आप कहोगे सर ये तो नंबर्स के लिए वेक्टर्स में डाल रहे हो, यहाँ वो इसलिए डाल रहे हैं
क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा एक नंबर ही आएगा, ये वेक्टर नहीं आता, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, मतलब एक स्केलर वैल्यू आती है, कांस्टेंट वैल्यू। तो मैंने x की जगह ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दिया, यहाँ भी x की जगह ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दिया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस देन ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड। ठीक, अब मैंने दोनों तरफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो इधर भी ऐड करा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, इधर था ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड, इसमें भी ए वेक्टर का स्क्वायर और बी वेक्टर का स्क्वायर ऐड कर दिया, दोनों तरफ सेम टर्म्स मैंने ऐड करी। अब आप देखो इक्वेशन 1 में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इसके बराबर है, और ये जो पूरी टर्म है ये इस पूरी टर्म से छोटी है, तो मैंने वही चीज लिख दिया, मैंने लिखा ये वाला टर्म तो ऐसे लिख ही दिया जो था, और ये पूरी टर्म इस टर्म से छोटी है, तो लेस देन इक्वल टू दिस टर्म। समझ गए? हाँ सर। पक्का सभी को क्लियर है? संजना, शिवांगी बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा जी, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। जब ये आ गया हमारे पास, तो ये टर्म जो है, ये टर्म भी किसी टर्म से छोटा है, इससे देखिएगा ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर का मॉड इनटू बी वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। ऐसा क्यों? आप ये देखिए कि ये वाला जो पूरा टर्म है ये इस पूरे टर्म से छोटा है, क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं इसको लिखूं, ये मैं आपको इसमें अलग से बस एक चीज लिख लेना, बाई कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, यानी कि जो मैंने एग्जांपल नंबर 9 में अभी अभी प्रूव करा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। तो आप ये देखो कि मैंने इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करा, मैंने ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, लेकिन ये पूरा स्टेटमेंट ये इन दोनों से गवर्न तो नहीं हो रहा है। हमने कहा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर से छोटा है, तो इसलिए लेस देन इक्वल टू का साइन लगाया। अगर बराबर होता ना तो मैं इक्वालिटी का साइन लगाता, जब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो हम इक्वालिटी का साइन लगाते चलते हैं, लेकिन अगर मैं लेस देन इक्वल टू का साइन लगाकर चलना चाहता हूं तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म आएगी ये वाली टर्म इससे छोटी होगी, यस होगी, हमने प्रूव कर चुके हैं, हम इसको प्रूव कर चुके हैं, और ये वाली जो टर्म है वो अगले स्टेप वाली टर्म से छोटी होगी, ये चीज हमको बाय कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी मालूम है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड इससे छोटा है, ये दोनों तो देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे, अल्टीमेटली यही बचेगा, तो ये हमारा कॉची कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में ये चीज है। बताइए ये क्लियर है? यस सर। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बता दूंगा, ये वाला स्टेप, ये लेस देन इक्वल टू लिखा है, लेस देन इक्वल टू का मतलब ये है कि आप इसको अलग से लिखकर भी देखोगे ना, मान लीजिए ये वाला स्टेटमेंट है, देखो मैं इसको लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझिए, ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर अलग बी वेक्टर अलग, ठीक है, प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर कैंसिल, ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, a vector dot b vector is less than equal to mod a vector mod b vector। एग्जांपल 19 में यही चीज प्रूव करी है। बताइए समझ गए? इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यस हाँ सर। अदिति गोयल, नैना गोयल, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए मैं इसको अब मिटा रहा हूँ, ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया है, इसको अब मिटा रहा हूँ, और ऐसा करा क्यों है वो समझ लीजिए बस। ऐसा करा इस वजह से है कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये टर्म किसके बराबर आ जाएगी, आप ये देखिएगा,
कि इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, अल्टीमेटली मेरे पास ये आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू इस पूरे को मैं क्या बोल सकता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी, क्या बोल सकते हैं, मॉड ए मॉड बी का हो प्लस मॉड बी का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स। तो देखिएगा ये मेरे पास हो जाएगा मॉड ए प्लस मॉड बी, सॉरी मॉड ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। सवाल ये उठता है कि प्लस माइनस क्यों नहीं लगा रहे हैं, मैं टोटली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, टोटली मॉडुलस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो उसका स्क्वायर रूट हम टोटली पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे। बताइए जी, क्लियर है सभी को? ये हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी लॉ प्रूव हो गया, यही चीज प्रूव करनी थी हमको। क्लियर है सर। आगे sir, क्लियर है? clear. आराध्या क्लियर है सर। क्लियर है? आकृति, ओजस, Yes, sir. ठीक है जी, ठीक है, चलो जी। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 19 हुआ, एग्जांपल नंबर 20 हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, याद रखिएगा इनको, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद हमारा स्केलर डॉट प्रोडक्ट हो चुका है, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हो चुका है, फिर हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एग्जांपल्स। तो मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं पेज नंबर 455 पर, और 455 में एग्जांपल नंबर 26, यहां से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर इन्होंने पूछा है सबसे पहले, एक मिनट, write all the unit vectors in the xy plane. Write all the unit vectors in the write all the unit vectors in the xy plane. xy plane में जितने भी यूनिट वेक्टर्स हैं वो जरा आप लिखें। कैसे करेंगे जी? बहुत आसान तरीका होता है इसके लिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक्स वाई प्लेन की बात करता हूँ। तो एक्स वाई प्लेन का मतलब ये है कि मैं 2 मिनट के लिए जेड एक्सिस को टोटली भूल जाता हूँ, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन हमारा जैसे था कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, दिस इज माय एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, और जो वर्टिकल एक्सिस है, दिस इज माय वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या होगा? हम ये कहें एक्स वाई प्लेन मतलब यहाँ पर कहीं पर भी इस प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस की जब हम बात करते हैं तो हमने ये देख रखा है टोटली कि एक्स और वाई एक्सिस में जब एक्स वाई प्लेन बनता है तो वो टोटली यहाँ बनेगा। वेक्टर मेरा यहाँ पर कहीं पर भी हो, मेरा वेक्टर यहाँ पर कहीं पर भी हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो वेक्टर हमारा एक्स और वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो इस प्लेन को हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक होता है सेकंड, और एक होता है थर्ड, और एक होता है फोर्थ, ठीक। अब मुझे क्या करना है, मुझे यूनिट वेक्टर की बात करनी है। तो मैं एक काम करूंगा कि मैंने कहा कि कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है वो वेक्टर कब बनता है। मान लीजिए ये पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट वेक्टर कब बनेगा
x, y, जब मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दूंगा, जब मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दूंगा, तो ये जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर है बेटा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आना चाहिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो होता है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये वही पूछ रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन के ऐसे सारे यूनिट वेक्टर्स बता दीजिए जिनका मैग्नीट्यूड, मतलब सारे यूनिट वेक्टर्स बता दो। यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि वो सारे वेक्टर बताओ जिनका मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट वेक्टर का मतलब तो यही है। अब चलो देखिएगा, इसका मतलब ये है कि जो ये मैग्नीट्यूड निकलेगा ना यहाँ पर, ये ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर, we have to determine, we have to determine all unit vectors in xy plane. We have to determine all unit vectors in xy plane so that ये जो ओपी वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। यूनिट वेक्टर का मतलब तो यही है, मैग्नीट्यूड 1 हो जाना चाहिए। तो आपने कहा कि मान लो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में एंगल थीटा बनाता है, ठीक है? तो आप सभी बच्चे ये जानते हैं, खास तौर पर साइंस वाले बच्चे ये जानते हैं कि अगर मैं इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करूं ऐसे, ऐसे अगर मैं कंपोनेंट्स ब्रेक करूं तो ये क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक वाला, मैं इस डायग्राम को, इस पॉइंट को अगर क्यों बोल दिया जाए, मैं इस डायग्राम को बेटा अलग बना रहा हूं ताकि कॉमर्स वाले बच्चे इस चीज को समझ जाएं। कंपोनेंट ब्रेकिंग आपको नहीं आती होगी, ये देखो, और ज्यादा इसमें है भी नहीं, 1-2 क्वेश्चंस में ही है बस, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हर क्वेश्चन में मुझे ऐसा ही कुछ देखना पड़ेगा क्या। तो ये इधर वो आ गया, ये इधर P और ये इधर Q, मैं इसको छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ, तो मैंने ये जो ट्राइंगल का टुकड़ा है ना, इसको बाहर निकाल के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये आ गया पॉइंट P, बेटा ये वाला एंगल मैंने ले लिया थीटा, कि जो मेरा वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ से मैं 2 चीजें कैलकुलेट करूंगा, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब OQ का मैग्नीट्यूड, मतलब लेंथ की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि जब हम cos थीटा निकाल रहे हैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बेस लेंथ एंड दिस हाइपोटेन्यूज लेंथ। तो OQ का मैग्नीट्यूड और OP का मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। दिस इज माय cos थीटा, ठीक है? अब अगर मैं cos स्क्वायर थीटा निकाल लूं, अगर cos स्क्वायर थीटा निकाल लूं तो ये इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं सीधा सीधा इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि मैं सीधा सीधा OQ का स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड को हम ऐसे ही लिखते हैं, जैसे A वेक्टर होता है ना, तो मैं उसको A वेक्टर का मॉडुलस ना लिखकर मैं उसको सिंपली A लिखता हूँ। इसी तरह से OQ वेक्टर जो है, OQ वेक्टर को मैं OQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना लिखकर सीधा OQ लिख रहा हूँ, तो उसका स्क्वायर क्या हो गया, OQ स्क्वायर। सिमिलरली OP जो है ये हो जाएगा OP का स्क्वायर। फिर ये तो cos स्क्वायर थीटा। अब सवाल ये उठता है हम क्यों निकाल रहे हैं, तो 2 मिनट छोड़ो, अभी बता दूंगा आपको कि हम क्यों निकाल रहे हैं, 2 मिनट के लिए रुक जाइए बस। फिर मैं बात करता हूँ, cos थीटा आ गया, अब sin थीटा निकालो। तो sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। PQ वेक्टर का मॉड अपॉन OP वेक्टर का मॉड, स्क्वायरिंग कर दो, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर अपॉन OP का स्क्वायर। ये 2 चीज आ गई। सर हाँ जी बताइए। तो आपने वहाँ साइन थीटा में ओपी वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर लिखा है फर्स्ट वाले में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है? तो cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा ये हो गया मेरे पास। अब मैं एक काम करना चाहता हूँ, मैं cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा को एक बार ऐड करके देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 आता है, मैं एक बार ऐड करके देखता हूँ कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए,
तो जब दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो LHS में ऐड होता है और RHS में ऐड होता है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू OQ स्क्वायर अपॉन OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर अपॉन OP स्क्वायर। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया बेटा 1। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएंगे। OP स्क्वायर नीचे आ गया, ऊपर आ गया OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। बेटा ये राइट ट्रायंगल है तो OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम ये दोनों जो हैं ये OP स्क्वायर के इक्वल हो गए। तो यहाँ मैं लिखूंगा इधर 1 है, ये हो गया OP स्क्वायर और डिनोमिनेटर में OP स्क्वायर था ही। OP स्क्वायर से OP स्क्वायर कर दिया, दैट मींस 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जो मैंने ये कंपोनेंट्स डिवाइड करे हैं ये पूरी तरह से ठीक करे, ये पूरी तरह से ठीक करें। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि OP वेक्टर का जो मॉड है ना, OP वेक्टर का जो मॉड है वो 1 आ जाए। OP वेक्टर का मॉड 1 आ जाए। हमने देखा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वो पाइथागोरस थ्योरम के साथ भी बड़े आराम से अच्छा काम कर रहा है। तो मैंने एक काम करा, थोड़ी सी चालाकी दिखाते हुए हमने क्या करा, हमने कहा कि अगर मान लो मुझे पाइथागोरस थ्योरम ना भी पता होती तो भी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये तो 1 आता है, तो उससे मैं पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर सकता था कि OP स्क्वायर इधर आ गया तो OP स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई। तो मैंने एक काम करा कि यहाँ से हमने ये बोला कि ये जो x है और ये जो y है इसको आप कुछ मान लीजिए। हम ये कहेंगे कि x क्या है, अगर इस पॉइंट की बात करी जाए x क्या है, यहां से लेकर यहां तक वाला डिस्टेंस x है। y क्या है, y यहां से लेकर यहां तक वाला डिस्टेंस y है। ये बता दीजिए, ये सबको क्लियर है ना? बताइए बेटा कि जब मैं x y कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूं तो मैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूं, तो यहां से यहां तक वाला डिस्टेंस x होना चाहिए, यहां से यहां तक वाला डिस्टेंस y होना चाहिए। ये बताओ, समझ गए? यस सर। यस सर। तो ये जो cos थीटा करा है ना हमने, यहाँ पर ये वाला तो हो गया बेटा x और ये वाला हो गया y। अब वेक्टर को छोड़ो, लेंथ की बात करो इनकी। मैंने कहा cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब OQ अपॉन OP, OQ अपॉन OP। तो ये जो OQ है इसको लिखो x, cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन OP। OP को इधर ले आओ, OP cos थीटा मतलब x क्या हो गया OP cos थीटा। और मुझे OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि OP कितना लेकर चलना है, 1 लेकर चलना है। तो जब OP 1 है तो 1 cos थीटा इज इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई cos थीटा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ठीक है, यस बताइए बेटा, इतना समझ रहे हैं? मुझे यूनिट वेक्टर की बात करनी है, तो यूनिट वेक्टर मतलब यहां से लेकर यहां तक वाला जो वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, उसकी लेंथ जो है वो 1 होनी चाहिए, लेंथ 1 होनी चाहिए। दैट्स व्हाई मैं OP को 1 लेकर चल रहा हूं। बताइए ये समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। काजल क्लियर है? बताइए। यस सर। अदिति गोयल बताओ, अदिति गोयल नैना गोयल दोनों बताइए। हाँ सर। ठीक है, शिवांगी ठीक है बेटा। अब जैसे cos थीटा मैंने निकाला, इसी तरह से आप क्या काम करो, sin थीटा निकाल दो। तो sin थीटा क्या होगा, sin थीटा की वैल्यू होगी, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि ये हो गया मेरे पास PQ अपॉन OP, PQ अपॉन OP sin थीटा इज इक्वल टू PQ की वैल्यू क्या है y और OP की क्या है 1, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, y क्या आ गया sin थीटा, y आ गया sin थीटा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये वाली साइड का मैं मिटा रहा हूँ इस तरफ, जो मैंने ये पाइथागोरस थ्योरम से आपको समझाया था
मैं इसको मिटा दूंगा। अब आगे देखिएगा, हमें जो मैग्नीट्यूड है, हमें वेक्टर चाहिए एक्स वाई प्लेन में ही रहे और मैग्नीट्यूड 1 हो, मैग्नीट्यूड चेंज ना हो उसका। तो मैं इसमें एक काम करूंगा कि इस P को मैं इधर शिफ्ट कर दूं, इधर शिफ्ट कर दूं, इधर शिफ्ट कर दूं, कुछ भी करूंगा, बस इस लेंथ को चेंज नहीं होने दूंगा। और कोई भी वेक्टर मेरे को निकालना है तो वेक्टर तो हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मेरे को ये OP की वैल्यू 1 चाहिए, तभी मेरा x cos थीटा और y sin थीटा आएगा। तो मैं कुछ भी करूंगा, मैं इस OP को 1 रहने दूंगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर की कंडीशन है कि मेरे को उसका मैग्नीट्यूड 1 चाहिए। तो अगर ये 1 रहेगा तो मैं इस पॉइंट को मूव करता चला जाऊं, लेकिन OP की लेंथ चेंज ना करूं। तो ये तो ऐसा हो गया जैसे कि एक सर्कल बन रहा हो, ये तो बेटा ऐसा हो जाएगा जैसे कि एक सर्कल बन रहा हो विद रेडियस 1। बताइए समझ में आया कि नहीं? ये ऐसा हो गया जैसे कि एक सर्कल हो विद रेडियस 1। भाई OP की जो लेंथ है इट शुड बी 1। ये 1 को मैं चेंज नहीं करूंगा, थीटा लगातार चेंज होता चला जाएगा। हम ये कहेंगे कि सो सच अ यूनिट वेक्टर will be, हमने बोल दिया इसको OP वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आप कहोगे के कैप का है, के कैप की बात ही नहीं हो रही इसमें, यहाँ सिर्फ एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है। दैट इज OP वेक्टर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, OP को 1 फिक्स करते हुए एक्स की वैल्यू क्या आएगी cos थीटा, आई कैप वाई की वैल्यू sin थीटा, जे कैप। ये वो यूनिट वेक्टर हो गया। क्या ये वाकई में यूनिट वेक्टर है? अभी देखते हैं। मैग्नीट्यूड निकालो इसका, मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट आई कैप वाले कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, जे कैप वाले कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड करो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, और 1 का अंडर रूट 1 ही होगा। बताइए बेटा सबको क्लियर है? Yes, sir. तो एक यूनिट वेक्टर जो मुझे एक्स वाई प्लेन में निकालना है वो ये होगा cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। समझ गए सभी बच्चे? हाँ सर। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इस चीज को रट लेते हैं। मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, आप लोग इसको ढंग से नोट कर लीजिए जितना आपको नोट करवाया है। उसके अलावा भी किसी बच्चे को अगर लगता है कि ये चीज बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गई, शायद नहीं आई समझ में, तो एक बार इसका वीडियो लिंक जरूर देख लेना। ठीक है, इसका वीडियो लिंक जरूर देख लेना, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। समझ गए ना कि हमारा OP वेक्टर cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप, और ये सिर्फ और सिर्फ 2D में पॉसिबल है, 3D में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3D में एक तीसरा एंगल जरूर आ जाएगा। ठीक, और कोई 3 एंगल्स का सम 1 हो जाए वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है जी, चले आगे। यस सर। ठीक है, चलिए जी एग्जांपल नंबर 26 के बाद में एग्जांपल नंबर 27 देखते हैं। 27 में है इफ आई कैप जे कैप के कैप कॉमा 2i कैप प्लस 5j कैप कॉमा 3i प्लस 2j माइनस 3k कैप, मतलब 4 वेक्टर दे रखे हैं। देन फाइंड द एंगल बिटवीन AB वेक्टर एंड CD वेक्टर। ठीक है, find the angle between AB vector and CD vector, deduce that AB vector and CD vector are collinear। मुझे ये प्रूव करना है कि AB वेक्टर और CD वेक्टर ये दोनों के दोनों कोलिनियर हैं। तो देखो एक काम करते हैं इसमें, जब 4 वेक्टर दे रखे हैं, 4 पॉइंट्स हैं और 4 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर मुझे गिवन है, तो क्या करूंगा, एग्जांपल 27। तो OA वेक्टर गिवन है, जैसे पॉइंट A है ना, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं A B C D। तो जो पॉइंट A है
उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप। दूसरा दे रखा है ओबी वेक्टर, ओबी वेक्टर है मतलब बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओबी वेक्टर बी पॉइंट का, तो 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप। बस इतना ही दे रखा है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, तो के वाला टर्म नहीं है तो अपने आप ही लिख दो 0 के कैप। फिर तीसरा सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है 3 आई प्लस 2 जे माइनस 3 के, तो इसको मेंशन करेंगे ओसी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई प्लस 2 जे माइनस 3 के, 3 आई प्लस 2 जे माइनस 3 के। फिर ओडी वेक्टर, ओडी वेक्टर क्या गिवन है आई कैप माइनस 6 जे माइनस के कैप, यानी कि 1 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 1 के कैप, ओए ओबी ओसी ओडी ये दे रखा है। अब क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन एबी वेक्टर एंड सीडी वेक्टर। एबी वेक्टर और सीडी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा एबी वेक्टर। एबी वेक्टर कैसे निकलेगा, बी वाले में से ए वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, ओबी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओबी वेक्टर क्या है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 0 के कैप माइनस ओ ए वेक्टर क्या है 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप। 2 आई माइनस 1 आई क्या हो जाएगा 1 आई कैप, 5 जे माइनस 1 जे हो जाएगा प्लस का 4 जे कैप, और 0 के माइनस 1 के हो जाएगा बेटा माइनस 1 का के कैप, माइनस 1 के कैप। ये मेरे पास आ गया एबी वेक्टर। एबी वेक्टर के बाद में मुझे निकालना है सीडी वेक्टर, क्योंकि मुझे एबी और सीडी के बीच का एंगल निकालना है। तो सीडी वेक्टर देखिए क्या हो जाएगा, सीडी वेक्टर हो जाएगा ओडी वेक्टर माइनस ओसी वेक्टर, मतलब आपको डी वाले में से सी वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। सीधी बात, ओडी वेक्टर क्या है 1 आई माइनस 6 जे माइनस 1 के, 1 आई माइनस 6 जे माइनस 1 के माइनस ओसी वेक्टर 3 आई प्लस 2 जे माइनस 3 के, 3 आई प्लस 2 जे माइनस 3 के। अब सब्ट्रैक्ट करिए, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 2 आई कैप, माइनस 6 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा माइनस 8 जे कैप, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3, तो माइनस 1 प्लस 3 कितना हो गया प्लस का 2 के कैप। ये भी वेक्टर और सी भी वेक्टर आ गया। इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकालेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट यूज करके निकालेंगे, बड़े आराम से निकल जाएगा। आपका मन कर रहा है आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो, लेकिन उसमें मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है। तो जब भी कभी एंगल की बात करिए है ना, और आपसे मेंशन ना करा गया हो कि डॉट या क्रॉस, तो ज्यादा आसान है डॉट प्रोडक्ट यूज करके निकालो। तो देखिएगा AB वेक्टर डॉट CD वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर का मॉड इनटू CD वेक्टर का मॉड इनटू cos थीटा। यही होता है ना, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू AB cos थीटा, यही होता है। तो AB वेक्टर डॉट CD वेक्टर वैल्यू लिखो, 1 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 1 के कैप डॉट माइनस 2 आई माइनस 8 जे प्लस 2 के माइनस 2 आई माइनस 8 जे प्लस 2 के इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AB। AB का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट AB का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर।
ये हो गया, 1 मिनट, दिखाई नहीं दे रहा होगा लास्ट तक, बताइए जी अभी दिख रहा है? यस सर। और लास्ट में क्या है इधर, मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, ये हो गया मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। ठीक, तो अब जरा देखो ये लेफ्ट हैंड साइड आई वाला जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं आई वाला आई वाले में मल्टीप्लाई होता है, तो 1 इंटू -2 कितना हो गया, -2, जे वाला जे वाले में मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू -8 कितना हो गया, -32, और के वाला के में मल्टीप्लाई होगा तो -1 इंटू +2 ये हो गया -2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 1 2 √18 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 8 कितना हो गया 72, और cos थीटा तो -32 और माइनस ये कितना हो गया, माइनस का 36 इज इक्वल टू √18 को क्या करूंगा, √9 इंटू 2 और √72 को क्या करूंगा, √36 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई cos थीटा, दिखाई दे रहा है? ठीक है, √9 बाहर आकर हो जाएगा 3, √36 बाहर आकर हो जाएगा 6, बचा √2 इंटू √2 और cos थीटा, तो ये हो गया -36 मल्टीप्लाई बाई 3 6 18, √2 इंटू √2 कितना हो गया 2 इज इक्वल टू cos थीटा, तो -36 इज इक्वल टू 36 cos थीटा, 36 से 36 कट गया तो cos थीटा इज इक्वल टू -1, cos थीटा -1 कब होता है, when थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री, बिल्कुल सही। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? उन्होंने बोला Yes, कि sir. AB वेक्टर और CD वेक्टर के बीच का एंगल निकालिए, तो दोनों के बीच का एंगल आ गया पाई। फिर वो कहते हैं कि जब दोनों के बीच का एंगल पाई है तो आपको एक चीज और प्रूव करनी है कि AB वेक्टर और CD वेक्टर कोलिनियर हैं। ठीक, तो AB वेक्टर और CD वेक्टर कोलिनियर किस तरीके से प्रूव होंगे, हम ये कहेंगे कि सिंस एंगल बिटवीन AB vector and CD vector is pi, so they are collinear। चाहो तो डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन कर देना कि AB वेक्टर ये हो गया, AB वेक्टर इधर पॉइंट A इधर पॉइंट B, और CD वेक्टर इधर हो गया, इधर पॉइंट C इधर पॉइंट D, इसको बोल दीजिए CD वेक्टर। दोनों के बीच में बनने वाला, एक टोटली इस डायरेक्शन में एक टोटली इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। जब एंगल कैलकुलेट करा जाता है तो दोनों के टेल्स को मिला देते हैं, और एक एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में एक एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। बताइए समझ गए? यस सर। तो अगर 180 डिग्री एंगल है तो हम बोलेंगे हमारा AB और CD ये दोनों के दोनों कोलिनियर हैं, क्योंकि दोनों के दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा एग्जांपल 28, let A vector, B vector and C vector be three vectors such that A vector का mod is equal to 3, B vector का magnitude 4, C vector का magnitude 5, and each one of them being perpendicular to the sum of the other two, each one of them being perpendicular to the sum of the other two। बहुत बढ़िया। अगर कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। यहाँ पर बोला है कि हर वेक्टर बाकी के दोनों वेक्टर्स के सम के परपेंडिकुलर है। तो जरा देखो क्या करना है इसमें। एग्जांपल 28, there are three vectors A vector, B vector and there are three vectors A vector, B vector and C vector। ये मेरे को अलग अलग तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है।
अब given each vector is perpendicular to the sum of other each vector is perpendicular to the sum of other two vectors. मतलब क्या है इसका कि a वेक्टर और b वेक्टर प्लस c वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करा जाए वो जीरो है कि a वेक्टर b वेक्टर प्लस c वेक्टर पर परपेंडिकुलर है तो वो जीरो हो गया। एक तो ये चीज, दूसरा b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस a वेक्टर अगर करा जाए तो ये भी जीरो होगा कि b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स। ठीक इसी तरीके से अगर c वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करा जाए a वेक्टर प्लस b वेक्टर के साथ में तो भैया ये भी जीरो होगा। ये कंडीशन दे रखी है कि एक वेक्टर जो बाकी के दो वेक्टर्स हैं उनके सम के परपेंडिकुलर है यानी कि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अच्छा फिर उन्होंने पूछा है कि आप ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड निकालो। कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू किसी भी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर निकालते हैं तो उस वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। करो जी क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फिर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर फिर बी को करो सबसे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर फिर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर फिर सी वेक्टर को करो सबसे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये कर दिया। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो गया? ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये है। अब क्या करेंगे ना इनको हम इस तरह से लेंगे नहीं, एक साथ नहीं लेंगे। आप सोचो कि मैं इसको कन्वर्ट कर दूं और फिर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मैं 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखूं, वो नहीं करना है। हमें तो कुछ ऐसा चाहिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा ए वेक्टर बी वेक्टर में मल्टीप्लाई हो रहा है ए वेक्टर सी वेक्टर में मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों को साथ साथ ले लेंगे। पहले इन दोनों को उठा लो बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर ऐसे ही इसको उठा लो सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। तीन चीज तो ये हो गई। फिर इसको उठाओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इसको एक ब्रैकेट में डाल दो प्लस अगला बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर कॉमन है तो ए वेक्टर आ गया सी वेक्टर चाहिए होगा ये वाला लिखो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो गया। उसके बाद अगला देखो अगला क्या है सी वेक्टर कॉमन चाहिए ए और बी चाहिए अंदर तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ये हो गया और सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये सारी टर्म्स आ गई मेरे पास। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है बेटा 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है 4 तो 4 का स्क्वायर और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस इन दोनों में से ए वेक्टर बाहर निकाल लो। सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। आप इसको ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी बोल सकते हैं। ए वेक्टर बाहर निकाला ब्रैकेट में क्या बचा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस इनमें से बी वेक्टर बाहर निकाला ब्रैकेट में क्या बचा डॉट प्रोडक्ट है ब्रैकेट में क्या बचा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर।
दोनों में से सी वेक्टर बाहर निकाला, डॉट ब्रैकेट में क्या बचा? ए लिख हाँ सर आपने सी वाले में दोनों सॉरी में मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर बी वेक्टर है, ठीक है। तो ये आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 50। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट 50। बताइए सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? अंडर रूट 50 को आप चाहो तो 25 इंटू 2, 25 का 5 बाहर आ जाएगा, 5 रूट 2 लिख सकते हैं। ओके ठीक है जी, कितना है और देख लीजिए, जिन बच्चों ने मिसलेनियस नहीं करी है वो ट्राई करें, ठीक। और जितने भी डाउट्स आएंगे मिसलेनियस के वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये बताने वाला हूँ मैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मैंने रिवीजन जो मैं क्लासेस दे रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वहां पर मैंने स्टार्ट करा दिया है। मैक्सिमा मिनिमा का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो गया है। अगर किसी भी बच्चे को रिवाइज करना हो तो वो प्लीज मेरे को बता दें, ठीक है। चलिए जी, उसके एक्स्ट्रा चार्ज है? देखिए जितने भी मेरे पास जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप लोग शुरुआत से पढ़ रहे थे, आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। जो 4-5 बच्चों ने नया ज्वाइन करा था, अगर उनको करना है तो वो कर लें, नहीं तो बाद में उन सब बच्चों को भी मैं कराऊंगा, ठीक है। हाँ, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है उन बच्चों से जो शुरुआत से मेरे पास पढ़ रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था, शुरुआत से पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। जो नए बच्चे भी जिन्होंने ज्वाइन करा है उनको भी मैं बाद में कराऊंगा, वो जब रिवीजन करवाऊंगा तो जनवरी फरवरी तक आएगा। लेकिन अगर किसी को इंस्टेंटली अभी करना है कि अभी मेरे को सारा करना है तो उससे फिर एक्स्ट्रा चार्ज है, ठीक है। अच्छा, चलिए जी, ओके ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक ओके यू सर, बाय सर। Thank you so ओके।